19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन गई। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु केतु के मायाजाल के बारे में। राहु केतु का गोचर अभी तो नहीं हो रहा, दिसंबर में हो रहा है, लेकिन ये ऐसे ग्रह हैं जो अपने गोचर से पहले ही चीजें बहुत बदलना शुरू कर देते हैं। एक कहावत है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और अगर कोई दो ग्रह इस लाइन को पूरी परिपूर्णता से, पूरी शुद्धता से सत्यता की तरफ लेके जाते हैं तो केवल और केवल राहु और केतु ही हैं, क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, उनमें से 7 ग्रह हमें दिख सकते हैं, मतलब कि वो फिजिकल एंटिटीज हैं। लेकिन राहु और केतु ये कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह अगर कोई दो हैं तो राहु और केतु ही हैं, क्योंकि ये बाकी ग्रहों के कारकत्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के प्रभाव को चेंज कर सकते हैं। राहु गुरु चांडाली योग, इसको बुरा योग लोग कहते हैं। मैं तो कहूंगा आज के टाइम में प्रैक्टिकलिटी का सबसे बड़ा योग है। केतु व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान दे सकते हैं जो शास्त्रीय ज्ञान नहीं देते। इसीलिए ये दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और ये वो ग्रह हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में बहुत काम करते हैं। और जब भी इनका राशि परिवर्तन होने वाला होता है उससे पहले कार्मिक ऊर्जा बदलती है, कार्मिक एनर्जी बदलती है। ये जिस भाव में जाने वाले होते हैं उस भाव के कारकत्वों को पहले ही प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो दिसंबर में राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके धन स्थान में, दूसरे घर में। लेकिन अभी से आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ एरियाज में लाभ मिल सकता है, कुछ एरियाज में प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ एरियाज में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ सकता है। और मैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। ये अवश्य है कि जैसे मैंने फेलियर्स वाली बात करी कि राहु और केतु ही वो ग्रह हैं जो आपको थोड़ा रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह अनकन्वेंशनल हैं। दैत्य होकर भी जिनको ग्रहों में स्थान मिला, नवग्रहों में स्थान मिला और नवग्रहों के समान ही जिनकी पूजा होती है, तो यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। इसीलिए इनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, कार्मिक इन्फ्लुएंस बहुत होता है, और ये जीवन की पटकथा को रातों रात बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहले हम राहु की चर्चा करेंगे, राहु की माया, ये है राहु की माया। फिर हम केतु के ज्ञान की चर्चा करेंगे और अंततः हम राहु और केतु एक्सेस की बात करेंगे कि जो शिफ्ट हो रही है उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं हम राहु की माया से। देखिए, राहु आपके लिए अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव राहु
ये दो धारी तलवार है। देने को आए तो इतना कुछ दे दे कि समेटे नहीं समेटता, लेकिन जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी थोड़ा नकारात्मक साइड पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो दशा अंतरदशा पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अष्टम भाव, अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है। राहु भी अनिश्चितताओं के ग्रह हैं। अब राहु क्या है? तामसिक एनर्जी है। सबसे स्ट्रांग अगर किसी ग्रह में तामसिक ऊर्जा है तो वो राहु में है। तमस को बुरा नहीं समझना चाहिए। महादेव ने खुद जब ऊर्जाओं के बारे में कई जगह पर तंत्र ग्रंथों में समझाया है, तो सत्व रजस तमस हर चीज की अपनी विशेषता बताई है। तमस को कुछ लोग केवल नेगेटिव मानते हैं, जो गलत है। लेकिन जब दो इस प्रकार की चीजों का मिलन हो रहा है जो दोनों ही अपने आप में अनिश्चितताओं को समेटे हैं, तो थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। अभी क्या होगा? 4 महीने आप, राहु इज अ प्लेनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीम स्टेप्स। आप अभी ऐसे दोराहे पर खड़े होंगे जीवन में जहां पे आप कुछ बहुत बोल्ड और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाले होंगे। आप में से कई लोग इस क्या कहते हैं उसको, कि एक जगह पर खड़े होंगे जहां पे आप बहुत कुछ एक्सट्रीम करने वाले हैं। मैं बस ये कहूंगा, क्योंकि सबकी कुंडली अलग प्रकार से है, थोड़ा धैर्य धर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि लेट हिम कम इन योर 8th हाउस, 8वें भाव में आने दीजिए, 1-1.5 महीना निकालने दीजिए। कुछ भी आप बहुत एक्सट्रीम कदम उठाने की सोच रहे हैं ना, आप में से कई लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करने का विचार कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग डाइवोर्स का विचार कर रहे होंगे, अष्टम में बताऊंगा क्यों इसके बारे में। आप में से कुछ लोग देश छोड़ने का या स्थान परिवर्तन का विचार कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग एकदम करियर में बिल्कुल बदलाव लाने की, एकदम एकदम बैकग्राउंड ही बदलने का विचार करोगे। आप में से कई लोग इस चीजों के थ्रू, इन चीजों के थ्रू जा रहे होंगे। मैं बस आपको कहूंगा थोड़ा सा धैर्य धरें, क्योंकि राहु का ना बहुत मैग्नेटिक पुल रहता है। अब वो जा रहे हैं एक ऐसे भाव की तरफ जो अनिश्चितताओं का भाव है, एंड राहु इज डिल्यूजन। तो अभी आपको उस डिल्यूजन में डाल देंगे कि भैया अभी तो बदलाव करना ही है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। राहु एक वो ग्रह है जो क्रिएट करते हैं फोमो। आजकल के यंगस्टर्स बहुत यूज करते हैं ऐसे टर्मिनोलॉजी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि मेरे पास क्या है वो मैटर नहीं करता, मेरे पास क्या नहीं है वो चीज सोचकर परेशान करते हैं राहु। तो फिर मैं सबसे पहले मिथुन वालों को कहूंगा, ये जो तामसिक पुल है, तामसिक ऊर्जा है, और जो मैग्नेटिक पुल है राहु का, थोड़ा सा बच के रहें। डू नॉट, अगेन मैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बदले ना, कि आपका खाने का मन कर रहा है कि आज आपने दाल चावल खाया, कल खिचड़ी खाई, तो परसों अगर पिज्ज़ा खाने का मन कर गया, वो नहीं। लेकिन डू नॉट, जो मैंने अभी कुछ कदम गिनाए थे कि बहुत ड्रास्टिक और कुछ एक्सट्रीम कदम, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। क्योंकि मैंने कहा ना, ये जब अष्टम भाव की तरफ राहु जाते हैं ना, व्यक्ति को लगता है मैं जो भी करूंगा वो सही होगा। वो रिस्क लेने की उसकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, पर ये एबिलिटी कभी कभी बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी देती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राहु एक बहुत एस्पिरेशनल ग्रह है, तो एक अच्छी, और राहु इज अ ग्रह ऑफ इवॉल्वमेंट। जिनका राहु बहुत प्रबल होता है वो व्यक्ति हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। राहु को जैसे हम बात करते हैं तो धुएं से डिनोट करते हैं। तो धुआं जैसे है ना, जहां पे जाएगा कि उस वैसा आकार ले लेगा, अलग अलग आकृति बना लेगा। और राहु अपने आप में एम्पलीफायर है। राहु और केतु, में हमेशा इस मत का रहा हूं कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। ज्योतिष में ऐसे कई आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो जिसपे विवाद हमेशा चलता आया है। उसमें हर आचार्य की अपना मत, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं हमेशा से मानता हूँ राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। और जब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले जो क्लासिक है भाई, जिसके आधार पर हमें सब कुछ पता है, अगर वहां पे कुछ मेंशन है तो आप बताइए। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहीं मेंशन नहीं है, बाद में कुछ आचार्यों ने अपना बोला है मत, अलग बात है। लेकिन राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में है, जिस राशि में है,
वैसे हो जाते हैं। तो अब वो अष्टम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो अष्टम की अनिश्चितता आएगी। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, राहु इज एन इवॉल्वर। तो एक अच्छी चीज ये है कि अगर थोड़ा सा आपने अपने आप को थोड़ा सा धैर्य पूर्ण रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखी, तो धीरे धीरे करके आपके जीवन को बहुत इवॉल्व भी करने वाले हैं। आप में से कई लोग ऑकल्ट की तरफ, अध्यात्म, डीप मेडिटेशन, डीप ऑकल्ट, एकदम जो गुप्त विद्याएं हैं उनकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये कई लोगों के साथ यहां पर होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि राहु अष्टम में आ रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ व्यक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। लोग ये गलती करते हैं बोलकर कि केतु अध्यात्म है, बृहस्पति अध्यात्म है। राहु का अध्यात्म एकदम सडन होता है। आपने अगर किसी व्यक्ति को देखा होगा ना, वो सब कुछ छोड़कर पूजा, बल्कि अगर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को कि वो आस्तिक था, सॉरी नास्तिक था, और नास्तिक से एकदम आस्तिक बन गया, कि एक दिन तो वो कह रहा था कि ये पूजा पाठ कुछ नहीं होता, और आप उसे 5-6 महीने बाद मिले, आपने देखा कि वो एकदम रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए और पंथ जाप कर रहा है। राहु धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, शनि बृहस्पति अध्यात्म या सेल्फ चिंतन के द्वारा धर्म की तरफ जाना केतु, बट रातों रात राहु। तो आप में से कई लोगों का एक इवॉल्वमेंट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आप लोग अब अध्यात्म, मैं अध्यात्म से ज्यादा कहूंगा ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, बाकी दुनिया भर की चीजें हमारे देश में है। मैं कई बार बताता हूं ना कि हमारे देश में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हमें पता ही नहीं। लोग विदेशों में जाकर या विदेशों से आकर हमारे कई ग्रंथों को लेके जाके उस पर रिसर्च करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आप कभी भी हमारी जो लाइब्रेरीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स मिलेंगे, कितना पता नहीं किस किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। खैर, तो ये पीरियड है आपके इवॉल्वमेंट का, आध्यात्मिक, ऑकल्ट और गूढ़ विद्याओं को जानने का समय है। लेकिन एक चीज और आपको समझनी है कि राहु एक ऐसे ग्रह है जो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देते। राहु प्रधान व्यक्ति कोई है, आपके आसपास कोई देखे किसी के लग्न में राहु है, चंद्रमा के साथ राहु है, बृहस्पति के साथ राहु है, बुध राहु, राहु 10वें में, नेवर कंटेंट, ऑलवेज कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अब अष्टम में जब राहु आते हैं ना, तो ये कुछ और नहीं चाहिए, इनको कुछ ऐसा चाहिए जो अब तक जीवन में हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टेप कोई उठा सकते हैं, किसी ऐसे एरिया में जाने का आपका मन कर सकता है जो एकदम अनजाना हो। तो जब तक, अब मैं हमेशा साधनाओं के लिए क्यों बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई गुरु है जिसको ज्ञान है साधना का, उन्हीं के साथ साधनाएं किया कीजिए। अपने आप साधना करना शुरू कर देते हैं, उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका मन कर रहा है साधनाओं की तरफ जाने के लिए, बिल्कुल जाइए, लेकिन बिना किसी के मार्गदर्शन के मत जाइएगा। राहु एक इग्नोरेंट ग्रह है, तो अष्टम में जब राहु आपके आने वाले हैं ना, आप कई, जैसे कहते हैं ना, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो जितना हो सके, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपके लिए कीवर्ड मैं निकालूं अगले 4 महीने का, वो है पेशेंस एंड नो सडन स्टेप्स। कुछ भी बिना सोचे, बिना गहन चिंतन के अगर आपने इस 4 महीने में किया, यकीन मानिए उसका प्रभाव बहुत नेगेटिव हो सकता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस भी बनाते हैं। तो आप में से कई लोग अब बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग भी करना शुरू कर देंगे। मैं फिर से कहूँगा, बुरा नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे जब राहु आने वाले हैं, तो वो एक प्रकार से आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो राहु क्या करते हैं ना, राहु आपका फ्रेंड सर्कल और आपका सोशल सर्कल भी थोड़ा बदलना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज आप देखेंगे कि जब अष्टम या इन भावों में आते हैं, कि अब धीरे धीरे करके ना आपका थोड़ा फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल थोड़ा बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको में भी लाइक माइंडेड लोग थोड़ा सा अब मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। राहु इनोवेशन के ग्रह है, तो एक चीज बहुत अच्छी है कि अब आप आने वाले इन 4 महीनों में
बहुत इनोवेटिव हो जाएंगे, आपकी आपकी आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि राहु कभी कभी जाते जाते झटका देकर जा सकते हैं। तो 10वें से 12वें में है, बॉसेस से मत बिगाड़ लीजिएगा। और क्योंकि अगर आने वाले 4 महीने में कुछ आपकी कंपनी में हालात खराब हुए तो बॉस सबसे पहले आप पर ही गाज गिराएंगे। राहु अपनी दृष्टि से लग्न को और पंचम भाव को देख रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या बिकॉज ऑफ डिसकंटेंटमेंट आप अपनों से भी यहाँ पे लड़ सकते हैं, अपने रिश्तों को भी खराब कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा रिश्तों के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाकर रखनी है। राहु इज ऑलवेज हंगर फॉर मोर। तो ये लग्न पर और पंचम पर प्रभाव जाते जाते क्या कर सकता है कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। मैं यकीन मानिए मेरे पास इतने कुंडलियां हैं राहु प्रधान लोगों की, उनके पास अगर आप जान लेना कितना पैसा है, आपको लगेगा कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर भी, अगर बैठकर भी खाए ना तो एकदम लग्जूरियस जीवन जी सकते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राहु कैन मेक यू वेरी अनहैप्पी अगर राहु बहुत प्रबल है। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान देना है कि जो भी आपका डिससेटिस्फेक्शन है ना, मैं स्पेशली इसको पर्सनल लाइफ में कहूँगा, तो जिन लोगों से है उनसे थोड़ा डिस्कस कीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि अभी राहु आपके लग्न को पिछले 1 साल से ज़्यादा से देख रहे हैं, शनि आपके चौथे घर को पिछले 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं। तो कभी कभी होता है किसी के बारे में कुछ गलत धारणा बन गई, कुछ मतभेद हो गए या कुछ गलत हो भी गया, तो हम उस चीज़ को ना मन से लगा लेते हैं और डिस्कस नहीं करते। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका कोई प्रिय है जिससे आपकी बातचीत बंद है या खराब हो चुकी है, और अगर आप ठीक जनरली करना चाहते हैं, तो ये 4 महीने उन चीज़ों को ठीक करने के लिए अवश्य आपके लिए अच्छे हैं। कुछ ध्यान, मैंने जॉब का तो बोला कि कुछ लोगों को जॉब में बॉसेस के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल जिसमें रहना है वो है आपकी हेल्थ। क्योंकि राहु हो या केतु हो, जब वो अष्टम को अप्रोच करते हैं ना, तो कई प्रकार की क्रॉनिक कंडीशन, हेल्थ कंडीशन आना शुरू हो जाती है। कुछ बड़े रोग, कुछ ऐसे रोग जो बहुत आराम से सॉल्व नहीं होते, कुछ ऐसे रोग जो बहुत आराम से डायग्नोज नहीं होते, कुछ ऐसे रोग जो बहुत आराम से जिनका इलाज नहीं मिलता, वो आना शुरू कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी सिम्टम नॉर्मल से हटकर आपको मिलना शुरू हो, उसको लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। राहु कैन बी वेरी ऑब्सेसिव, और अष्टम भाव इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ ऑब्सेशन। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी चीज को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाए। तो ओवर ऑब्सेशन, किसी भी चीज की अति जो होती है वो बहुत खराब होती है। तो किसी भी चीज की अति से यहां पर बचिएगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा राहु के इवॉल्वमेंट को समझा, थोड़ा पेशेंस रखा, तो ये जो राहु का गोचर होगा ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेके आने वाला है। इतना बड़ा कि जितना शायद आपने भी विचार नहीं किया था। पर उसके लिए फिर से मैं कहूँगा, हैव पेशेंस। कुछ भी ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ भी चीज़ें को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपको बहुत एक अनकंफर्टेबल जोन में जा रही है, यानी कि राहु का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए जब तक 100% श्योरिटी ना हो, अगले 4 महीनों में कोई भी बहुत एक्सट्रीम कदम मत उठाइएगा। फिर से कहूँगा, तंत्र मंत्र साधना सीखनी है तो किसी गुरु के साथ में बैठ के उनके गाइडेंस में ही सीखिएगा। अब ये जो राहु है ये अष्टमेश यानी कि शनि की का प्रभाव भी आपको देंगे। मतलब राहु शनि की राशि में है, राहु और केतु जिसकी राशि में होते हैं उनका प्रभाव बहुत देते हैं। अब ये शनि भी वक्री हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि आपके 10वें में और आपके नवम में 2 वक्री ग्रह हैं। शनि अभी वक्री नहीं थे, लेकिन बल्कि पहले वक्री नहीं थे, अभी जुलाई में वक्री हो चुके हैं। तो 2 कॉन्टिन्यूस हाउस आपके वक्र प्रभाव में है, जिसमें शनि का अष्टम तत्व भी है। तो बहुत चांसेस हैं कि कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अगर जॉब नहीं गई तो क्या हो सकता है, आपको जानबूझकर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रख सकते हैं जहां पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और उसका अंततः अपने आपका एक प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको दिख रहा है कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि आपको अल्टीमेटली निकालना ही है, कभी कभी होता है कि आजकल लॉज जो जॉब वगैरह है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं पे इंडिया में है कि नहीं, विदेश में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कभी कभी वहाँ पे क्या होता है कि ना, या इंडिया में भी कुछ बड़ी कंपनीज में वो आपको डायरेक्टली नहीं निकालते, या तो कुछ परफॉर्मेंस वाला प्लान होता है उस पर डाल देते हैं, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऐसा बदल देते हैं जो आपके फोटे के एकदम विरुद्ध है। तो ऐसी कुछ गतिविधियां आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती हैं।
और राहु के प्रभाव को मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्योंकि वो अष्टम में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपके कुछ मित्र, कुछ जो रोजमर्रा के जीवन में आपसे लोग बात करते थे वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। उसको नॉर्मल समझिएगा। जैसे मैंने कहा ना, सोशल सर्कल बदलेगा। एक चीज जिस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव मुझे दिख रहा है वो है बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे ही राहु अष्टम में आने की तरफ आएंगे, की तरफ एकदम अग्रसर होंगे, तो आपके बिजनेस में आप देखेंगे आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा मिश्रित सा ही है, ये राहु की माया है। तो इन सब चीज़ों को बहुत कंसीडर करके ही आगे बढ़िएगा। नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन केयरफुल कुछ एरियाज में आपको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं केतु के ज्ञान के बारे में। केतु आपके तीसरे घर में है और आपके धन स्थान की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। केतु तीसरे घर में बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, आपने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी चीज़ें सीखी हों। लेकिन जब तीसरे घर में केतु आते हैं तो थोड़ा सोशल सर्कल खराब होता है, फ्रेंड सर्कल खराब होता है, भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो अपने भाई बहनों से संबंध अगर खराब हुए थे आपके, तो उनको ठीक करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आई थिंक कि जो राहु केतु का गोचर होगा ये आपके कार्य क्षेत्र पे बहुत प्रभाव डालेगा। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, मैं फिर से कहूँगा कि ये एक एक्सट्रीम टाइम है जहाँ पे थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन देखिए, आजकल वैसे भी है कि अगर आप जॉब करते तो जॉब मिलेगी, फिर आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप जॉब चेंज करने का लॉन्ग टर्म में विचार करते हैं, जैसे अगले साल जनवरी फरवरी में, तो अभी से उसके लिए प्रयत्नशील होना शुरू कर दीजिए। उसके लिए जो भी आपको स्किल के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर बदलाव लाना शुरू करने हैं, वो अभी से करना शुरू कर दीजिए। केतु कभी कभी जाते जाते कुछ बहुत, जैसे राहु जाते जाते झटका देके जा सकते हैं, जैसे मैंने जॉब की बात करी, केतु कभी कभी जाते जाते बहुत अच्छा कुछ इम्पैक्ट देकर जा सकते हैं। तो हो सकता है आपके जीवन में आपको कोई बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर केतु दे दे। केतु यहाँ से सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, केतु यहाँ से 11वें भाव को भी देख रहे हैं। हो सकता है सडन बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, तो अगर बहुत रिस्की नहीं लग रही तो कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ सडन रोल्स आपके कार्य क्षेत्र में बदल दिया जाए, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही ये भी प्रतीत होता है कि आपकी कोई बहुत समय से इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो रही थी, वो इस 4 महीने में अवश्य पूर्ण होती हुई दिख रही है। तो बहुत अच्छी अवस्था है केतु की। मुझे लगता है वैसे भी तीसरे घर के केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस हाँ, एक प्रॉब्लम होती है कि केतु अगर काम त्रिकोण में आ गए, जैसे 3, 7, 11, तो कई काम आपके 99% पे आके रुक जाते हैं। आपने सोचा मैं कहीं घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, सब कुछ हो गया, लास्ट में कुछ प्लान ड्रॉप आउट हो गया। अब जैसे पीछे वॉर वगैरह चली थी, कई लोगों के इंटरनेशनल ट्रिप्स खराब हो गए क्योंकि कई फ्लाइट्स रुक गई थी, कई जगह पे फ्लाइट जाना बंद कर दिया था। तो मे बी आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपके कई प्लान्स 99% पे आके रुक गए हों, बढ़ ही नहीं रहे होंगे। अब केतु का अच्छा प्रभाव यह है कि वो धीरे धीरे करके जब आपके राशि इस भाव को छोड़ने के लिए अग्रसर है, तो आपके कई अटके हुए काम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। केतु थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस वाले ग्रह हैं, तो जब तीसरे घर में केतु आते हैं तो व्यक्ति कभी कभी बहुत कुछ एक साथ सीखना शुरू कर देता है, या फिर उसको लगता है उसको बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। तो ये भी बहुत संभव है कि पिछले 1 साल में आपने अपने आप को बहुत ओवर एक्सर्ट भी किया हो। तो मैं कहूँगा अभी यहाँ पे शनि वक्री हो चुके हैं, नवंबर में शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। तो अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए इस 4 महीने में अपने लिए ब्रेक का निकालिएगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड कर लिया है और एक ब्रेक की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा दिख रही है। केतु धन स्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये टाइम है जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंसेस। आपको अपने फाइनेंसेस को समझना पड़ेगा। जिस भी जगह पे हैं आप अपने जीवन में, जिस भी स्पेयर में है, जिस भी एज में है, उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। राहु जहां बहुत ज्यादा कभी कभी मेटलिस्टिक ग्रह कभी कभी क्या होते ही हैं, केतु इज अ ग्रह ऑफ हायर पर्पस, बल्कि विच इज बियॉन्ड मेटलिस्टिक चीजें। तो क्योंकि केतु अब आपके
दूसरे घर में जा रहे हैं, जो लग्न से भी दूसरा भाव बनता है, यानी कि लग्न की वृद्धि। तो अब आपको ना अपने जीवन में मॉरलिटीज, फिलॉसफी और प्लान्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। मिथुन वाले कभी कभी मैं हमेशा बताता ही हूं कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं एट टाइम्स, अनटिल शनि बहुत अच्छे नहीं है इनके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अपने जीवन में मॉरलिटीज और फिलॉसफी पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको जीवन से क्या चाहिए अब वो समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब केतु आपके धन स्थान में आ जाएंगे और तब भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए जीवन से, तो काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। केतु एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट ऑफ साइलेंट डिस्ट्रक्शन। बहुत संभव है कि इस समय आपकी कोई आदत, कोई हॉबी या कोई एडिक्शन आपको बहुत तंग कर रही हो। तो अगर आपने इस हॉबी को, इस बुरी आदत को या कुछ एडिक्शन को नहीं छोड़ा, तो ये केतु जाते जाते आपको बहुत बड़ा झटका दे के जा सकते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है विच वॉन्ट्स टू वर्क अप फ्रंट, मतलब कि अगर कोई राहु प्रधान व्यक्ति है तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं जो भी करूं लोग देखें उसको। केतु इज बैकग्राउंड वर्कर। तो जब केतु आपके तीसरे घर से दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास करना है। स्टार्टिंग विद योर डाइट, आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने पड़ेंगे, अन्यथा जब केतु आपके दूसरे घर में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। केतु एक प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा समाज से दूर करने वाले ग्रह हैं। तो जब वो दूसरे घर में आएंगे तो समाज से नहीं, आपको अपने परिवार से दूर करने वाले हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे करके आप कुछ अपने परिवार वाले लोगों से भी डिटैचमेंट फील करें, तो उसको लेकर बहुत आश्चर्यचकित मत होइएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये जो केतु का प्रभाव है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ एरियाज में बहुत सडन डेवलपमेंट लेके आ सकता है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन क्या ध्यान दीजिए। अगर मैं हेल्थ वाइज बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि खाने पीने में बदलाव लाइए, डेंटल इश्यूज पर ध्यान दीजिए, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड आदि की प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मोर और लेस मेरे हिसाब से अच्छा ही गोचर आपके लिए रहेगा अगर आपने इन सब एरियाज पर अभी से काम करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि राहु केतु एक्सिस बदलाव की रेखा। राहु आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और केतु आपके धनस्थान में चले जाएंगे दिसंबर में। लेकिन हम पहले ही बात करें, देखिए ये जो चीज़ होती है ना राहु केतु एक्सिस, ये एनर्जी शिफ्ट होती है। ये दो ग्रह जिन भी दो भावों को प्रभावित कर रहे होते हैं, वहां पे आपकी कुंडली की, अगर हम कुंडली की बात करें या जो जब हम ट्रांजिट की बात करें तब की बात करें, ट्रांजिट में वो वर्ष या वो 1.5 साल, और कुंडली में तो अगर राहु केतु जिन दो भावों में है वो आपकी कुंडली का केंद्र बिंदु बन ही जाते हैं। तो अभी वो आपके देखिए काम त्रिकोण में थे और अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, धर्म त्रिकोण में थे, मोक्ष त्रिकोण में जा रहे हैं। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा को सही क्योंकि अष्टम में राहु कभी कभी व्यक्ति को सब कुछ बदलने पर मजबूर कर देते हैं। स्थान, प्रोफेशन, कंट्री इवन। तो जैसा मैंने कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा अगले 1.5 साल में, बट बस क्योंकि केतु धन स्थान में है जो प्रैक्टिकलिटी का भाव है, आपको जो भी डिसीजन लेने हैं ना बहुत प्रैक्टिकल लीजिएगा। मैंने ये वीडियो शुरुआत में ही कही थी दैट यू विल बी वेरी इम्पल्सिव, आप बहुत एक्सट्रीम कदम उठाएंगे। कुछ भी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं थोड़ा थम जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, ये गोचर हो जाने दीजिए दिसंबर में, फिर 1-1.5 महीना बीत जाने दीजिए, बृहस्पति को वापस आ जाने दीजिए, फिर जो भी आपने सोचा है हो सकता है कई परिणाम बदल ही जाए तब तक। तो आई थिंक ये राहु और ये जो आपका 2 और 8 का जो एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है, ये जीवन में बहुत सडन चेंजेस ला सकता है। तो अगेन बी वेरी कॉशियस। आई थिंक 2 चीजें जिन पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है इस राहु केतु के एक्सेस के बदलाव के कारण। पहला है आपकी हेल्थ, क्योंकि अष्टम में राहु और राहु का आना और मारक स्थान में केतु का जाना सडन हेल्थ इश्यूज दे सकता है। और दूसरा है अपनों से बैर, आपका कई अपनों से रिश्ता समाप्ति के कगार पर अगले कुछ टाइम में आ जाएगा इन 4 महीनों में। तो देखिए कभी कभी होता है कि ये अच्छा भी होता है, लेकिन
मेरे हिसाब से कभी भी किससे रिश्ता बिगड़ता है ना, तो वो हमारे माइंड पे हमेशा प्ले करते रहता है। तो उस चीज़ से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन ये अवश्य है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ जिस पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो है मैरिड लाइफ। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था, मैं बताऊंगा, ये मांगल्य भाव होता है। यहाँ पे राहु का या केतु का आना मैरिड लाइफ में सडनली सेपरेशन करवा सकता है। शनि तो पिछले बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रहा होगा। केतु भी यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बात नहीं हुई होगी कि जहाँ पे आपने सोचा हो कि चलो अब सेपरेशन की तरफ चले ही जाते हैं। अगर कुंडली ठीक ठाक है तो हाँ, अगर कुंडली खराब है तो मे बी पिछले 1.5 सालों में आप में से कई लोगों ने लीगल सेपरेशन स्टार्ट कर दिया हो। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर बहुत सडन पुल टूवर्ड्स सेपरेशन आएगा। अगर आप दोनों की कुंडलियां नहीं मैच हुई, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि मैच करा लिया कीजिए कुंडली, भले ही लव मैरिज हो, एटलीस्ट पता तो चल जाए। कितनी मैं कुंडलियां देखता हूँ जो मैरिड लाइफ में डाइवोर्सेस के कगार पर, षडाष्टक योग बना हुआ है, भकुट दोष के साथ साथ शुक्र आदि बहुत खराब है। क्योंकि लोग कुंडली मिलान को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एटलीस्ट आपको पता तो चल जाए कि कंपैटिबिलिटी कहाँ से स्थित है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, मेंटल कंपैटिबिलिटी है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, क्या दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम, मे बी इमोशनल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम, कई ऐसी चीजें थी ना जो अब तक आप दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि चलने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब वो कम होगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे इन 4 महीनों में ही मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए ज्ञान के लेवल पर, धन के लेवल पर, ये अष्टम के राहु लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। मैं ये कहूंगा, मैंने एक बार अभी केतु के बारे में कहा भी था मिथुन वालों को, कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपने डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके डाइट प्रॉब्लम्स के कारण या गलत डाइट के कारण आपको कई हेल्थ इश्यूज इस आने वाले कालखंड में तंग कर सकते हैं। अगर मैं हेल्थ पे हूं ही तो मैं कहूँगा लिवर, इंटेस्टाइन, यूट्रस महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट और हड्डियों की प्रॉब्लम आने वाले 4 महीने में काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो इन सब एरियाज पर काम कीजिए। कि कोई विस्तृत वीडियो राहु केतु के अलग अलग गोचर के बारे में नहीं है, उसके पे तो आएगी वीडियो। ये वीडियो केवल इसलिए था कि 4 महीने में जो राहु केतु जैसे कार्मिक ग्रह हैं, इनका जो बदलाव हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी एक विवेचना थी। अब हम उपाय की बात करते हैं, उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी शनिवार को कर लीजिएगा। दुर्गा जी के मंदिर में उनको गुलाब के पुष्प और कमल के फूल अर्पण कीजिए। किसी भी मंदिर में सफ़ेद तिल और गुड़ का दान कीजिए। शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक कीजिए और वहीं पर बैठ के ओम तमसे नमः और ओम चित्रवर्णाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। किसी भी एनजीओ आदि में या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल का दान कीजिए। और सरसों के तेल का भी आपको दान करना है और ब्राह्मण भोज करवाना है। यानी कि किसी भी ब्राह्मण देवता को, कोई पंडित जी आदि हैं, पुरोहित आदि हैं, उनको भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए, या फिर भोजन के समान जो दक्षिणा की व्यवस्था है उनके लिए करिए। तो ये उपाय करेंगे तो। और हाँ, अगर कोई वृद्धाश्रम है आपके आसपास तो वहाँ पे भी डोनेट कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।